नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला में। दोस्तों आज क्लास का चौथा दिन है और हम लोग जिस पाठ्यक्रम को निर्धारित किए थे पहले क्लास में उसी के अनुसार यूनिट वाइज क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों पहली कक्षा में हम लोग दोस्तों हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चन हल किए थे। पुनः दूसरी क्लास में हिंदी भाषा से ही संबंधित था। हिंदी भाषा का ध्वनि का वर्गीकरण जिसमें और ध्वनि वर्गीकरण देखे थे। और तीसरी क्लास हम लोगों की हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन हम लोग किए थे। और दोस्तों आज हम लोग की चौथी क्लास है जिसमें हम लोग दोस्तों आज हिंदी साहित्य में ही आदिकाल को देखेंगे और आदिकाल से संबंधित आज की क्लास होगी जिसमें लगभग हम लोग 200 प्लस लगभग 250 करीब में आज क्वेश्चन हल करेंगे हम लोग। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है दोस्तों, पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? तो दोस्तों इसमें होगा आदिकालीन काव्य में ऑप्शन दिया है प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय चेतना, भक्ति और श्रृंगार। तो आदिकाल में दोस्तों अभाव था राष्ट्रीय चेतना का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें दोस्तों, राष्ट्रीय चेतना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि है। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद थे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, सरहपाद। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है। तो दोस्तों सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है आपका ब्रजयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य से। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्रजयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि है। तो सिद्ध दर्शियों में दार्शनिक कवि कहप्पा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें, कहप्पा। अगला ऑप्शन देखेंगे, सिद्धों की व मार्गीय भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप पनपा संप्रदाय है। तो दोस्तों इसमें है नाथ संप्रदाय, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है? तो दोस्तों नारी की निंदा नाथ संप्रदाय में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना हुई है? तो आदिकाल में जैन साहित्य की रचना हुई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाथों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो नाथों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए अवहट भाषा का प्रयोग किया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, अवहट भाषा। संधा भाषा का अर्थ है। तो संधा भाषा का अर्थ है दोस्तों अंतःसंधानात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, संधा भाषा का प्रयोग किया है। तो संधा भाषा का प्रयोग दोस्तों सिद्धों ने किया था संधा भाषा का, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, रसिक। रसिक शब्द से ये भी रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। अगला देखेंगे, रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा? तो रासो शब्द का संबंध रसायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जोड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विशलदेव रासो में राजा विशलदेव के साथ किसके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर
सी राजमती से, विकल्प सी इसमें सही होगा। राजमती से विशलदेव राजा के साथ विवाह और वियोग का पुनर्मिलन की कथा है। अगला देखेंगे खुमार रासो में, आगे वाक्य को पूरा करना है दोस्तों। तो खुमार रासो में दोस्तों हो जाएगा आपका चित्तौड़ के खुमार के युद्धों का वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। खुमार रासो में चित्तौड़ के खुमार के युद्धों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्धप्रमाणिक है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्धप्रमाणिक है, तो परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो ये दोनों अर्धप्रमाणिक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे पृथ्वीराज रासो का वर्ण विषय है। तो पृथ्वीराज रासो का वर्ण विषय दोस्तों वीरगाथा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है, तो इसमें हो जाएगा ऐतिहासिकता का, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है, किस रचनाकार ने प्रमाणिक माना है दोस्तों ये दिया है, तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है। तो चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन घासा दत्तासी ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ है। छंदों का अजायब घर ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ है, तो पृथ्वीराज रासो। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिनकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका नरपतिनाल, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम जिनकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है, तो नरपतिनाल है। आगे सुमेलित करने वाला देखेंगे दोस्तों, इसमें दिया है कि रासो काव्य और उनके रचनाकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। दोस्तों 4 विकल्प है और इसमें से एक सही सुमेलित है। तो दोस्तों इसमें दिया है पृथ्वीराज रासो जगनिक, फिर आगे दिया है परमाल रासो कलह, हमीर रासो नरपतिनाल और खुमार रासो दलपति विजय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें, खुमार रासो दलपति विजय। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित कृतियों और उनके कृतिकार के संबंध में असत्य कथन है, ये भी सुमेलित वाला है दोस्तों, तो इसमें देखना है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का दिया है परमाल रासो जगनिक, खुमार रासो दलपति विजय और संदेश रासक अब्दुल रहमान और जस चंद्रिका जीनी दत्त सूरी। तो दिया है इसमें असत्य जो है उसको चुनना है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी जस चंद्रिका जीनी दत्त सूरी, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे दोस्तों हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये मिलता है हम लोग को दोस्तों विशलदेव रासो में, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12मासा सबसे पहले विशलदेव रासो में मिलता है। प्रकृत पैंगलम में उपलब्ध छंदों के आधार पर किस काव्य की कल्पना की गई है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका हमीर रासो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राठौड़ा रिख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख है दोस्तों हुआ है। दोस्तों इसमें हुआ है जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका का, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राठौड़ा रिख्यात का उल्लेख जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक चंद्रिका में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कनौज के राजा जयचंद की वीरगाथा का गान किया है। आगे दिया गया है ऑप्शन दोस्तों 4, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका भाट केदारकृत जयचंद प्रकाश में, भाट केदारकृत जयचंद प्रकाश में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। डी आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका अमीर खुसरो, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि थे। अगला दे देंगे पृथ्वी राज रासो को चंद्रबरदाई अपने जीवन में पूर्ण नहीं कर सके।
रासों को पूर्ण करने का कार्य उनके पुत्र ने किया, उनका नाम था दोस्तों, तो उनका नाम दोस्तों था जलहण, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पृथ्वीराज रासों में कवि ने प्रकृति के किन रूपों का वर्णन किया है, तो दोस्तों इसमें कवि ने आलम एवं अनुभाव का किया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासों में कवि ने प्रकृति के आलम एवं अनुभाव रूपों का वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासों का प्रधान विषय है, तो पृथ्वीराज रासों का प्रधान विषय है दोस्तों बीरस की प्रधानता, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्गों का समावेश है, तो दोस्तों इसमें कुल 69 समय मतलब 69 सर्गों का समावेश है। अगला देखेंगे, रेवा तट पृथ्वीराज रासों का कौन सा सर्ग है, तो दोस्तों रेवा तट हम लोग 27वां सर्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों रेवा तट जो कविता है हम लोग को यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में पढ़ना भी है, तो दोस्तों इस बिंदु से ये बहुत महत्वपूर्ण भी बिंदु है ये 33 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंडराय किस नगरी को जीत कर आए थे, तो दोस्तों हो जाएगा इसमें देवगिरी को, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, सेनापति चामुंडराय ने पृथ्वीराज को कहाँ चलने के लिए प्रेरित किया, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपको रेवा तट के समीप वन में आखेट करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, रेवा तट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, दिया है दोस्तों यहाँ पे कि रेवा तट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका चामुंडराय पृथ्वीराज के चाचा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। रेवा तट के अनुसार निम्नलिखित में से ये जो युग्म है चामुंडराय पृथ्वीराज के चाचा, ये युग्म सही नहीं है, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेवा तट पर किस प्रकार के जीव बहुतायत में पाए जाते हैं, तो रेवा तट पर दोस्तों एरावत हाथी के समान बड़े दांतों वाले हाथी, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोहिताक्ष सरोवर पर क्रीड़ा करने वाले हाथियों को श्राप किसने दिया है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दीर्घतपा ऋषि ने, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पालकाव्य ऋषि और हाथियों में परस्पर प्रीति का कारण था, तो दोस्तों इसमें था पालकाव्य ऋषि भी एक हाथी थे, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा दोस्तों 39 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाथियों के दुर्लभ होने का मुख्य कारण था, तो दोस्तों पालकाव्य ऋषि ने के विरह में हाथी कृशकाय होते चले गए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान को रेवा तट पर आखेट करते समय चंद टुंडर का पत्र मिला, उस पत्र का वर्ण विषय क्या था दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, उसमें लिखा था कि शहाबुद्दीन गोरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तातार मारूफ खां पृथ्वीराज रासों के अनुसार संभवतः कौन था, तो दोस्तों शहाबुद्दीन गोरी का प्रधान सेनापति था तातार मारूफ खां, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, शहाबुद्दीन गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 4 दिन तक युद्ध चला, अंत में क्या परिणाम हुआ दोस्तों, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका पृथ्वीराज चौहान के एक योद्धा गुजर ने गोरी को पकड़ लिया, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खालिक बारी 2 सखुने व तुगलकनामा के रचनाकार हैं, खालिक बारी 2 सखुने व तुगलकनामा के रचनाकार हैं, तो दोस्तों इसके हो जाएंगे अमीर खुसरो, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। अगला देखेंगे, खुसरो ने अनेक पहेलियाँ मुकरिया निस्बत सुखने आदि लिखे हैं, खुसरो की पहेलियाँ कौन से 2 रूपों में मिलती है,
तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका अंतरलापिका और बहिर्लापिका। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा दोस्तों, 45 का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे दोस्तों। अमीर खुसरो की पहेलियाँ में कौतूहलता और वैचित्र्यता मिलती है। खुसरो ने किस अलंकार का प्रयोग करके अपनी इन मुकरिया पहेलियों में चमत्कार पैदा किया? दोस्तों इसमें हो जाएगा अपहति अलंकार। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, अपहति अलंकार। अगला है, अमीर खुसरो हिंदी के श्रेष्ठतम साहित्यकार थे। खुसरो ने हिंदी साहित्य में किस भाषा की नींव रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया? तो दोस्तों हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हिंदी खड़ी बोली। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन दोस्तों इसमें छाटना है और इसमें 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें असत्य हो जाएगा दोस्तों, अमीर खुसरो काल के महानतम कवि और शायर थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है दोस्तों, ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोविनोद अमीर खुसरो की अद्वितीय विशिष्टता थी। इसके लिए उन्होंने पहेलियों की रचना की। पहेलियों में साम्य रखती उनकी अन्य रचनाएं हैं। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका मुकरिया निस्बतें 2 या 3 सुखने। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो दोस्तों इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, विद्यापति की पदावली में 4 ऑप्शन दे दिया है दोस्तों आगे। तो इसमें हो जाएगा भक्ति और श्रृंगारता दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 52 क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी रचनाएं विद्यापति की नहीं है? दोस्तों यहाँ रचना दिया है और पूछा है कि इसमें से कौन सी नहीं है। तो उनकी है बरौए रसायन और गीतावली, ये दोनों रचना नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी जो दिया है, गया पतलक, शैव सरसार, वर्त कृत्य, पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये उनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यापति विभिन्न भाषाओं के जानकार थे। उन्हें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली आदि भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति ने अपनी रचना पदावली किन भाषाओं में लिखी थी? तो दोस्तों ये ब्रजबोली और मैथिली में लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है विद्यापति के वर्ण विषय में संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इनके विषय में सूरदास की तरह विद्यापति ने राधा कृष्ण के प्रेम को आध्यात्मिक रखा है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है दोस्तों, 54 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखें, आदिकालीन किस रचना में तिरहुत के शासक की प्रशंसा का वर्णन है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका कीर्तिलता। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56, ये सम्मिलित करने वाला है दोस्तों। और इसमें दिया है कि कृतियों और उनके कृतिकारों का संबंध में असत्य कथन है। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा उपदेश रसायन रस मधुकर कवि, ये असत्य कथन है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। बाकी पदावली विद्यापति की गाथा सब सती हाल कवि की और कुमार चेरू बिजन सूरी की है। आदिकालीन गद्य रचना नहीं है। अब इसमें पूछा है दोस्तों कि कौन सी रचना आदिकालीन की नहीं है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका राउरवेल भी है, उक्ति प्रकरण व्याकरण भी है और वर्ण रत्नाकर भी है। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा कि आदिकालीन की गद्य रचना इनमें से ये सभी जो रचनाएं आदिकालीन की हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंदी में नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। तो दोस्तों हो जाएगा आपका इसमें राउरवेल से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, वर्ण रत्नाकर और आगे वाक्य को पूरा करना है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा मैथिली हिंदी में रचित गद्य है वर्ण रत्नाकर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ढोला मारू रा दुहा का वर्ण विषय है। तो इसका दोस्तों प्रेम वर्णन है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें अमीर खुसरो की पहेलियाँ है तो नहीं है, पूछा है दोस्तों। आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है तो अमीर खुसरो की पहेलियाँ नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे,
पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता है, वैसे ही पीछे दोहा या दोहा कहने से भ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। जब आप उनकी बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये शुरुआत में ही पंक्तियाँ दी गई हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों को गीत गोविंद के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, वैसे ही पदावली के पदों में यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन भी है रामचंद्र शुक्ल जी का। ये भी वही है दोस्तों। जब आप लोग उनकी बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी पंक्तियाँ सीधे सीधे मिलती हैं दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास। उसको ज़रूर पढ़ें आप लोग जब भी मौका मिले। जहाँ मन पवन न संचरा रवि शशि न पवेश, तहीं वट चित्त विषाम करो सरह कई उवेश। उपयुक्त पंक्ति किससे संबंधित है? तो दोस्तों उपयुक्त पंक्ति सरहपाल से है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। 600 जौवन दुहु मिलि गेल, शवनक पथ दुहु लोलच लेल, वचनक चातुरी लहु लहु हास, धरणीय चंद कैल प्रगास। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है दोस्तों? ये पूछा है गया है इसमें। तो दोस्तों ये है विद्यापति की, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर ऑफ 66 देखेंगे दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों इसमें कि 12 बरस लो कुकुर जीवे, 12 बरस लो कुकुर जीवे, और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की है दोस्तों? तो ये है खुमार रासो की, तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा दोस्तों। उक्ति धर्म विशाल्य, राजनीति नवरस, खट भाषा पुराणम च कुरान कथित मया। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है दोस्तों? तो उपयुक्त पंक्तियाँ है चंद की, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, चंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किसका बेटा किसकी बहू आप सवारथ मिलिया सहू। उपयुक्त पंक्तियाँ के रचनाकार है दोस्तों। तो उपयुक्त पंक्तियाँ के रचनाकार है चरपटना, तो ऑप्शन नंबर टी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पिय संगम को निछड़ी पिय हो, परोख हो क्यों, मई बिंबी विनाशिया निछ न एव न तेव। तो इन पंक्तियों का अभिप्राय पूछा है दोस्तों। तो इन पंक्तियों का आपका अभिप्राय हो जाएगा कि प्रिय के वियोग में भला कैसे नींद आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, 69 का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और नायिका दोनों ही स्थितियों में दुखी है, ये भी इसका ऑप्शन सही है। और फिर उसे न संयोग में नींद आती है न वियोग में, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इस अनुसार दोस्तों ये कूट वाला है आंसर, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2, 3 और 4। तुम्बी में त्रिलोक समाया, त्रिवेणी रिप चंदा, बुझो रे ब्रह्मा ज्ञानी अनहद नाद अभंगा। इन काव्य पंक्तियों का आशय है। तो दोस्तों ये भी कूट वाला है क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों लोग त्रिकुटी सूर्य और चंद्र हैं, और फिर ब्रह्मा को पूछे बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ये दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन 71। निम्नलिखित सिद्ध कवियों का जन्मकाल के अनुसार सही अनुक्रम है। तो सरहप्पा, सबरप्पा, लुइपा और कन्हप्पा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा दोस्तों, 71 का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, अगला सुमेलित वाला है, और इसमें दिया है कि सुमेलित करना है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा आपका दोहा को सरहप्पा का ही है, सरावक 4 देवसेन की है कृत रचना, और भारतेश्वर बाहुबलीराज शालिभद्र सूरी का है, और हरिवंश पुराण सोम्भु के है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर कूटों में ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, ये भी सुमेलित वाला है दोस्तों, और इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे सुमेलित करेंगे। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, परिम चरु शंभू का यह, प्रकृत पैंगलम लक्ष्मीधर का है, पहुड़ा दोसा मुनीराम सिंह का है, और चरियापद सबरप्पा का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ये सीधे सीधे है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी पुट वाला दोस्तों है। इसमें दिया है आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों
इसमें आपका हो जाएगा आदिकालीन साहित्य अपभ्रंश भाष हिंदी में है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी केवल सही होगा दोस्तों, 74 का ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, रासो काव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में असत्य कथन चुनिए। तो दोस्तों इसमें से असत्य कथन चुनना है तो विशलदेव रासो श्रृंगार रस प्रधान्य ग्रंथ है, ये एक रचना सही है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका विशलदेव रासो श्रृंगार रस प्रधान्य ग्रंथ है, एक ये हो जाएगा असत्य, और फिर एक अधिकतर रासो काव्य प्रमाणिक हैं, तो ये दोनों पहला और तीसरा असत्य कथन है, तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है। तो इसमें सिद्धों और योगियों की रचनाएं हैं जो साहित्यिक कोटि की नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका केवल सेकेंड होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका दोस्तों, केवल 2। अगला देखेंगे, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात से बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रमाणिक ढंग से प्राप्त होती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन रामविलास शर्मा का है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म के नेता थे, उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी, उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्मगुरु का व्यक्तित्व था, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रुखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव है। नाथ संप्रदाय के संबंध में यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, इसमें हो जाएगा वस्तुतः छंद काव्यगत रूप वक्तव्य वस्तु कवि रूढ़ियों और परंपराओं की दृष्टि से यह साहित्य अपभ्रंश साहित्य का बढ़ावा है। जैन साहित्य के संबंध में यह विचार किसका है? दोस्तों ये इसमें हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देशीय बाना सब जन मिठा तय तैसन जपो अब हट्टा, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये दोस्तों है आपका विद्यापति की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, दावा का दूध हो कुपल लेई जीव का दाधा न पाल हवाई, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस रासों में वर्णित है? तो दोस्तों ये विशलदेव रासों में वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे 83 क्वेश्चन नंबर, जी कुछ दिया हूँ कई मासी, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जी कुछ दिए कमो कई मासा ही अपैनऊ सुप पायट दिन मान दिन पाइंस, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो से, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेरी ये मेरी तैला बाड़ी हम खसमे समतुला सुकड़ ए कपासु फूटी ला, उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं? तो दोस्तों इसका सबरप्पा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। गोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस चल खुसरो घर अपने रैन भाई चौदेश, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में गोरी का संबंध किस से है? तो दोस्तों यहाँ इसका संबंध हो जाएगा आपका नायिका से और फिर निजामुद्दीन चिश्ती से, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे 86, पीऊ चितौड़ न आयो श्रावण पहली तीज जोबे बाट बिरहड़ी खीड़ खीड़ आवे खींच संदेशो पीड़ साहिबा पाछो फिरिए न देह पंछी धलया पिंजरे छूटड़ रो संदेह। दोस्तों इसमें पूछा गया है आपका कि इन पंक्तियों में किन किन भाव की अभिव्यंजना हुई है? तो इसमें दोस्तों विरह की और क्रोध की हुई है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है? तो शंभु चंद्रवरदाई विद्यापति और कबीर, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे, रचनाकार की दृष्टि से रासो ग्रंथों का सही अनुक्रम है?
तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो और कुमार रासो। तो आप ऑप्शन नंबर इसमें ये सही हो जाएगा, ग्रंथों का सही अनुक्रम। अगला देखेंगे दोस्तों, सुमेलित करने वाला है इसमें। इसमें दिया है ऑप्शन, एक तरफ काव्य ग्रंथ दिया है और एक तरफ रचयिता का नाम दिया है दोस्तों, और इसको हम लोग को हल करना है। तो इसको हल करते हैं। विशलदेव रासो हो जाएगा दोस्तों नरपति नाल का, पृथ्वीराज रासो हो जाएगा चंद्रवरदाई का, और हो जाएगा हमीर रासो हो जाएगा आपका सारगद्धर का, और हो जाएगा इसमें विजयपाल रासो हो जाएगा आपका नरपति से, नल सिंह का हो जाएगा, सॉरी दोस्तों नल सिंह का हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही। अगला देखेंगे, ये भी सुमेलित वाला है दोस्तों, और इसमें का एक तरफ काव्य ग्रंथ है और एक तरफ रचयिता का नाम है। तो जिनपद सूरी रास ये सार मूर्ति का है, गौतम स्वामी रास ये उदयवंत का है, और फिर पंच पांडव चरित रास ये है शालिभद्र सूरी का, और फिर पदावली हो जाएगा विद्यापति का। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा दोस्तों। अगला हवि सुमेलित वाला है, देखते हैं। इसमें एक तरफ काव्य ग्रंथ और एक तरफ रचयिता का है नाम है। तो फिर देखते हैं, इसमें जी दया रास ये हो जाएगा आपका आसगू, और फिर रमंत गिरी रास हो जाएगा आपका विजय सेंसुरी का, और फिर नेमिनाथ रास हो जाएगा आपका सुमति गुणी का, और फिर कछुली रास आपका हो जाएगा प्रज्ञा तिलक का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें भी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी सुमेलित करने वाला है। इसमें एक तरफ काव्य ग्रंथ है और इसमें भी फिर पहले की तरह एक तरफ रचयिता का नाम है दोस्तों, और इसमें हम लोग को आंसर देना है। तो देखते हैं दोस्तों, हमीर रासो, प्रज्ञा तिलक है, परमाल रासो हो जाएगा आपका सॉरी दोस्तों कुछ गलत हो गया है, हमीर रासो सरंगधर हो जाएंगे, और फिर परमाल रासो आपके जगनिक हो जाएंगे, कछुली रास आपके प्रज्ञा तिलक होंगे, और फिर ढोला मारू रादुल दुहा ये हो जाएंगे कुशल लाफ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ की क्या विशेषता है। और यहाँ विशेषता है 3-4 दिया है दोस्तों, फिर इसमें नीचे कूट दिया है। तो इसको देखते हैं दोस्तों, इसमें शुक्ल जी के कई मान्यताओं का खंडन है, फिर सिद्धोनाथों का कबीर पर प्रभाव है, और फिर आदिकाल पर विस्तृत खोज। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देते हैं, निखिल में कौन से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ के लेखक नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं, फिर इसमें राहुल शंकरत्यायन है जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ के लेखक नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसमें सीधे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका डॉक्टर गिरिशन में भी, राम कुमार वर्मा में भी, और फिर FEKE है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा दोस्तों। अब 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रासो मूल सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा गया है, ये कथन किसका है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति की सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ, यह कथन किसका है। तो ये दोस्तों कथन हो जाएगा आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती, सिद्धों की वाणियों के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन है आपका गौरी शंकर हीराचंद ओझा का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे दोस्तों, जिमी लोड बिलजाई पाड़ी ही तिमी धैर्य लयचित
समरस जय तखम्मे जय पुरुते समचित। और इसमें दिया है दोस्तों कि उपयुक्त का पंक्तियों का रचनाकार का है, तो इसके कहपा है दोस्तों। अगला देखेंगे काला तरवर पंच बिड़ाल पंच चंचल चिय पैठो काल दिट करी या महाशु परिमाण लुई भरमई गुरु पुछी अजार। और ऑप्शन इसमें दिया है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है कि उपयुक्त का पंक्तियों का रचनाकार है, तो इसके लुईपा है दोस्तों। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102। तांबा तुबा ये दुई सूचा राजा ही ते जोगी ऊंचा। तांबा डूबे तुबा तरे जीवी जोगी राजा मरे। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार है दोस्तों पूछा है, तो इसके चरपट नाथ हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। जिह दिशी दिशी तिमिरई मिलियाई तिह दिशी दिशी जाराई मिलियाई। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी धनपाल। इसके ऑप्शन नंबर डी पुष्पदत्त इसके रचनाकार है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे हम लोग। कनक कदली परसी है समारल तापर मेरु समाने। उपयुक्त पंक्तियाँ के रचनाकार है, तो इसके विद्यापति है रचनाकार दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित करने वाला है। और तो दोस्तों इसको सुमेलित हम लोग करते हैं। खुसरो की पहेलियाँ ये अमीर खुसरो की है, और ढोला मारूरा दुहा ये कुशल राय की है। और फिर एक मिनट दोस्तों फिर से देखते हैं। ढोला मारूरा दुहा, हाँ ये कुशल राय की है। और फिर जयचंद्र प्रकाश ये भट्ट केदार की। और फिर इसके रचयिता और मयंक जसचंद्रिका इसके मधुकर कवि हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों 105 का। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये भी सम्मिलित करने वाला है। और फिर तो इसमें स्थूलीभद्र रास ये हो जाएगा जिनीधर्म सूरी। बुधिरास हो जाएगा शालिभद्र सूरी। और चंदन बाला रास हो जाएगा आसुगु। और फिर गौतम स्वामी रास हो जाएंगे उदयवंत। तो एक तरफ काव्य ग्रंथ है दोस्तों और एक तरफ रचयिता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति है, तो दोस्तों इसमें प्रवृत्ति पूछा है, तो कौन कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा आपका प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना, और धार्मिक साहित्य की रचना, और वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा दोस्तों। ये तीनों आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति है दोस्तों। अगला हम लोग देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार कर लिया। तो ये हो जाएंगे दोस्तों, इसमें आ जाएगा सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, ये तीनों दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, यह कथन किसका है, तो दोस्तों यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, राम कहा सरी ए सोहंती उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं, तो उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार है शंभु। अगला क्वेश्चन, सुवता अवधु जीवता मुआ बोलता अवधु प्यंजरे सुआ, ये और इस पूछा है दोस्तों का पंक्तियों के रचनाकार कौन से हैं, तो दोस्तों इसके रचनाकार है गोरखनाथ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कुटिल केश सुदेश पोह परिचयत पिसद कमल गंध वैसंध हंसगति चलती मंद मद। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार पूछा है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा चंद्रप्रदायी, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आध बदन शशि बिहासी दिखावली आध पिहली निज बाहू किछु एक बालक बलाहक झापल किछु ग्रासल राहू। और पंक्ति का रचनाकार पूछा है दोस्तों, तो ये विद्यापति की रचना है पंक्ति, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अभियंतर की त्यागे माया दुबध्या मिट्टी सहज में रहे उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा आपका गोरखनाथ, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गगन मंडल में औंधा कुआ तह अमृत का वासा, सगुरा होय सो भरी भरी पीवे निगुरा जाई पियासा। और उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार पूछा है दोस्तों, तो इसमें हो जाएंगे ये गोरखनाथ की पंक्तियाँ हैं। अब सुमेलित करने वाला आ गया दोस्तों, इसको देख लेते हैं। एक तरफ अपभ्रंश की रचनाएँ हैं और दूसरी तरफ रचनाकार है। इसमें दिया है दोस्तों कि पाहु दोहा, ये राम सिंह का है। ढोला मारू राग दोहा कुशल रहेगा, ये क्वेश्चन पीछे भी देते थे दोस्तों। उपदेश रसायन रस, ये हो जाएगा आपका जिनदत्त सूरी का। और फिर संदेश रासक हो जाएगा अब्दुल रहमान का। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अगला देखेंगे, सुमेलित कीजिए। परमात्मा पर, इसमें दिया है एक तरफ अपभ्रंश रचनाएं और एक तरफ दे दिया है रचनाकार का नाम दोस्तों। ये भी कुट वाला है दोस्तों और इसमें ये सुमेलित करना है। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपका परमात्म प्रकाश का हो जाएगा ये जेएनयू हो जाएंगे। परमचर्यु का हो जाएंगे आपके रचनाकार शंभु। महापुराण के हो जाएंगे पुंसदत्त और भविष्य कहा के हो जाएंगे आपके धनपाल। तो इसका दोस्तों अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, सुमेलित करने वाला ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118। इसमें दिया है, एक तरफ का पंक्ति दिया है और एक तरफ सूची दिया है कवियों का, और फिर इसको मिलान करना है दोस्तों। तो हम देखते हैं आगे। 12 बरस ले कुकुर जीवे, ये जगनिक का है दोस्तों पंक्ति। तांबा तुआ ये दुई सूचा, ये चरपटनाथ का है। और फिर 9 लख पातरी आगे नाचे, ये गोरखनाथ का है। और पुरुष कहाई सो कहो, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन विद्यापति का। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला भी मिलान वाला है दोस्तों, सुमेलित करने वाला। एक तरफ का पंक्तियाँ हैं और एक तरफ कवि है। तो मिलान करते हैं। जी मन पवन न संचरई, तो ये हो जाएगा दोस्तों सरहप्पा का। पुस्तक चलहण पथ हथ दय, ये हो जाएगा चंद्रवरदाई का। राम कहा सर ए सहंती, ये शंभू का हो जाएगा। और भला हुआ जो मारिया बहड़ी, ये हेमचंद का हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला है क्वेश्चन, सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन पूछा है दोस्तों और ये कूट में देना है। तो देखते हैं कौन कौन से कथन सत्य है दोस्तों। सिद्ध साहित्य दोहो व चर्या पदों में है, ये ऑप्शन सही है दोस्तों। सरहप्पा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं, ये भी सही है। और सिद्ध साहित्य में सहज साधना का प्रधान है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा दोस्तों। 120 का बी सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 121। इसमें दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, उनमें से किन ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका परमाल रासो और फिर एक हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा दोस्तों कूट वाले में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहेलिया मुकरिया व सुखनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद सृष्टि की। उन्होंने दरबारी वातावरण में रहकर चलती हुई बोली से हास्य की सृष्टि करते हुए हमारे हृदय को प्रसन्न करने की चेष्टा की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किस साहित्यकार के संबंध में कहा है दोस्तों ये बात, तो उन्होंने अमीर खुसरो के संदर्भ में कहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। हिंदी भाषा फारसी से कम नहीं, सिवाय अरबी के डैश डैश। जिस प्रकार अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, उसी तरह हिंदी में भी मिलावट का स्थान नहीं है। और इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों 4। पूछा है कि उपयुक्त विचार किस विद्वान का है, तो देखते हैं दोस्तों ये अमीर खुसरो का है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यह आश्चर्य की बात है कि क्या खुसरो के समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी कि उनकी पहेलियों में मिलती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वही 21 तोपों के इस्लामी वाले, नाम सुनते ही ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं,
श्याम बरन भौर दांत अनेक लक्ष्मत जैसी नारी, दोनों हाय में खुसरो खींचे और कहे तू न आरी। अभी पंक्तियाँ अमीर खुसरो की किस प्रकार की रचना है? तो दोस्तों ये अंतरलापिका पहली है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। फिर आगे आगे बहिना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया। और दोस्तों इसमें ये पूछा है कि अमीर खुसरो की इस पहली का क्या अर्थ है? तो भुट्टा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सितार क्यों न बजा, औरत क्यों न नहाई। क्यों नहीं आप भी लोग बता दीजिए। और सितार क्यों भाई नहीं बज रहा है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों दोनों, ऑप्शन एक कि पर्दा न था। अगला देख लेंगे कि रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। अमीर खुसरो की मुकरी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं दोस्तों इसमें, सुबह होते ही तारे अपने घर चले जाते हैं, ये कथन दोस्तों असत्य है। आगे देखते हैं, नंगे पाँव फिरन नहीं देत, पाँव मिट्टी लगन नहीं देत, पाँव का चुमा ले निपुता, ए सखी साजन ना सखी जूता। और इसमें ऑप्शन दिया है दोस्तों कि अमीर खुसरो की उपयुक्त मुकरी में निपुता किसे कहा गया है? तो दोस्तों इसमें निपुता जूते को कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, वो आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय, मीठे लागे बाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। और दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि अमीर खुसरो की उपयुक्त पंक्तियाँ किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसमें यह मुकरी से संबंधित है। दोस्तों ये मुकरिया है उनकी, अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, उज्ज्वल वरन अधीन तन, एक चित्त तो ध्यान, देखत में तो साधु है पर निपट पार की खान। अमीर खुसरो की इस पहली का उत्तर बताइए। तो सन्यासी है दोस्तों इसमें। अगला है, गोल मटोल और छोटा मोटा, हरदम वह तो जमी पर लोटा, खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो जन बूझे अकिल का खोटा। अमीर खुसरो की इस पहेली का उत्तर होगा दोस्तों, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका लोटा, ऑप्शन नंबर ए। एक गुनी ने यह गुण कीना कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का हाल, डाले हरा निकाले लाल। और पूछा है इसमें दोस्तों कि अमीर खुसरो की इस पहेली का उत्तर है, तो इसमें पान है दोस्तों। अगला देखेंगे कि खुसरो की समकालीन मुख्यतः काव्य जगत की भाषाएँ थी, और इसमें हम लोग को आंसर देना है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा ब्रजभाषा, राजस्थानी बोलियाँ और अवधी, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खुसरो की हिंदी खड़ी बोली की विशेषता है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, खुसरो के हिंदी खड़ी बोली की विशेषता है, तो खुसरो की हिंदी आधुनिक खड़ी बोली से पर्याप्त साम्य रखती है। और फिर दूसरा हो जाएगा, खुसरो की हिंदी में भारतीय आर्य भाषा लगभग सभी ध्वनियों का प्रयोग है, और कारक मुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं है, विशेषता नहीं है उनकी। और सर्वनाम के मोही वाक्य आदि रूप में मिलते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो कुट नंबर इसका ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यापति अपने वियोग वर्णन में उतने सफल नहीं हुए जितने संयोग श्रृंगार वर्णन में, यह विचार किसका है? तो यह विचार दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यापति ने विरह का ऐसा मर्म स्पर्शी चित्रण किया है कि हृदय को हार कर रह जाना पड़ा, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों है आपका डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित का, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, शंकक का बाणी बहुल न भावहीं, पाउस रस को मग्न न पावहीं, देशीय बैना सब जन मीठा भिट्ठा, ते तैसन जमपऊ अवहट्टा। उपयुक्त पद में विद्यापति क्या कहना चाहते हैं? तो उपयुक्त पद में विद्यापति दोस्तों, और इसमें ऑप्शन दिया है नीचे, तो देखते हैं। बहुत से लोग संस्कृत भाषा नहीं जानते, और फिर दूसरा प्रकृति के रहस्य को समझा नहीं जाता, ये भी सही है। और मैं अवहट में रचना करना पसंद करता हूँ, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। देसी भाषा में सभी को अच्छी लगती है, ये भी ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा दोस्तों, कुट ए। विद्यापति की काव्यगत भाषा विशेषताएं हैं, और इसमें ऑप्शन दिया है दोस्तों,
तो देखते हैं विद्यापति की नायिका क्या वह संधि सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है, ये सही है। और विद्यापति पदावली में अर्थालंकारों की अपेक्षा शब्दालंकारों का प्रयोग कम किया गया है, ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। अंगहि अंग अनंग मूर्छायत हरे पड़े अधीर मनमथ कोटि मथन करुज जन से हेरी नहीं मधिगीर। विद्यापति यह क्या कहना चाहते हैं, यहाँ क्या कहना चाहते हैं, ये ऑप्शन दिया है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें राधा के सुंदर अंगों को देखकर कामदेव के अधीर हो गए हैं। और फिर इसमें एक ऑप्शन ये सही होगा कि जिस श्री कृष्ण के सामने करोड़ों कामदेव की सुंदरता फीके हुए राधा को देखकर भूमि पर गिर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं विद्यापति की पदावली में मुख्य है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या मुख्य है। ऑप्शन दिया है व्यसन, नक्शिक वर्णन, रहस्य भावना और विचार। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर रहस्य भावना ये नहीं है, बाकी तीनों है, तो इसका कोड नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सोचिए ये मिलान करने वाला है और कोट वाला है दोस्तों। तो देखते हैं। सहसो जोवन दुह मिली गेल श्रवणक पथ दुह लोचन लेल। तो इसका हो जाएगा दोस्तों वह संधि हो जाएगा ये जत देखल तत् कहे न पारी छो अनुपम एक छाया। ये हो जाएगा दोस्तों नक्शिक वर्णन। तितल वसंत तन लागू मुनिहुक मानस मन भव जागो। ये हो जाएगा आपका सदन स्नाता। और फिर चंदा जनी उग आजो रति पिया के लिखी अपठाओ पाती। और ये हो जाएगा आपका अभिसार। तो इसमें दोस्तों इसका कोड देख लेते हैं। तो आंसर के अनुसार दोस्तों इसका कोड सी सही हो जाएगा। इसका 142 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। और फिर एक तरफ पंक्ति एक तरफ विशेषताएं हैं दोस्तों। तो देखते हैं इसको फिर। अविनाशी दुल्हा कब मिली हो मक्तन के रजपाल। तो इसके हो जाएगा परमात्मा के मिलन की चाह है दोस्तों। फिर अखिया तो झाई परिपंथ निहारी निहारी जिभड़िया छाला पड़या नाम पुकारी पुकारी। तो विरह का मानवीकरण हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अगला देखेंगे कि दुल्हिनी ते ही पिया के घर जाना काहे रोए काहे गावे कहो करत बहाना। ये हो जाएगा दोस्तों प्रतीकात्मक काव्य शैली। और अब ते ही जान न देहूँ राम पियारे ज्यों भावे त्यों हुई हमारे। तो ये हो जाएगा मिलन का आनंद की चर्चा दोस्तों। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है दोस्तों। अगला देखेंगे पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में यह कथन किसका है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वो बिल्कुल बेठिकाने हैं। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है दोस्तों। अगला देखेंगे रासो को काल रचना व भाषा के आधार पर अप्रमाणिक नहीं कहा जा सकता। यह कथन किसका है। तो ये डॉक्टर दशरथ शर्मा का है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा इसमें। अगला देखते हैं क्वेश्चन। भय प्रात रति जू रत दिशय चंद मंदन चंद्यो भर तमस तामस सुर बर भारी रास तामस छंद्यो। काव्यांश में कवि चंद्रवरदाई ने किस छंद का प्रयोग किया है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दंडमालिका। अगला देखेंगे 147 दोस्तों। इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन कवि चंद्रवरदाई के विषय में असत्य है। असत्य कथन पूछता है दोस्तों इसमें। तो हम लोग देखते हैं। तो रासो के अनुसार चंद्रवरदाई का जन्म विक्रम संवत 1206 में हुआ था। और फिर दिया है गारसादातासी ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। निकोम्बला देवी चंद्रवरदाई की इष्ट देवी थी और चंद्रवरदाई षड भाषा के ज्ञाता थे। तो इसमें से दोस्तों गारसादातासी ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये ऑप्शन सही है। और निकोम्बला देवी चंद्रवरदाई की इष्ट देवी थी ये। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। तब का है जैत पवार सुनहु पृथ्वीराज राजमत जुग्ध शाही गोरी नरित लाहौर कोट। और कुछ पंक्तियों में जैत प्रमाण में ने अपना क्या मत रखा है। और इसमें कोट वाली आंसर है दोस्तों। तो इसको देख लेते हैं अच्छे से एक बार।
इसमें है कि राज को लाहौर दुर्ग में चला जाना चाहिए और फिर पृथ्वीराज को गोरी के साथ संधि कर लेनी चाहिए। पृथ्वीराज को लाहौर जाकर शाहगोरी से युद्ध करना चाहिए और शाहगोरी को लाहौर में ही पकड़ लेना चाहिए। इसका विकल्प देखते हैं दोस्तों। तो इसमें विकल्प होगा दोस्तों फिर से, पृथ्वीराज को लाहौर दुर्ग में चला जाना चाहिए, ये भी सही है। और फिर ये इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही कि पृथ्वीराज को लाहौर जाकर शाहगोरी को युद्ध करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर इस अनुसार बी सही होगा दोस्तों। 148 का ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। पृथ्वीराज रासो के अनुसार कवि चंद बरदाई के साहित्यिक परिचय से संबंधित कौन से कथन सही है? और ऑप्शन दिया है दोस्तों यहाँ पे, तो देखते हैं हम लोग। कूट वाला है ये भी। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा, रासो ग्रंथ में कवि ने प्रकृति के मात्र आलंबक व उद्दीपन रूपों का वर्णन किया है, ये सही है। और पिछड़ रासो मुख्यतः गाथात्मक काव्य है, ये भी सही है। और फिर रासो के रेवा तट में कवि चंद बरदाई ने अपने ज्योतिष विद्या में पारंगत होने का परिचय दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, रेवा तट सर्ग के पात्र हैं दोस्तों। अब यहाँ पे पात्र पूछ दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चंद पुंडीर, जैत प्रमार और फिर चमन राय और गुजर। ये चमन राय और गुजर दोस्तों, ये और इच्छनी पद्मावती। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, रेवा तट सर्ग के पात्र है, तो इसमें दोस्तों इच्छनी और पद्मावती पात्र है और चमन राय और गुजर ये पात्र है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये गलत है। इसका हो जाएगा दोस्तों चंद पुंडीर जैत प्रमार, ऑप्शन नंबर बी और ये चमन राय गुजर। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसका सही है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, रेवा तट में जो मन करो वह अपूर्व गजझुंड, यह बात पृथ्वीराज को किसने कहा? तो दोस्तों इसको देखते हैं, यह चमन राय ने, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं 152, बिंद ललाट प्रसिद्ध करियो शंकर गजराज और आपत्ति धरी नाम दियो चढ़वे सूरराज। उपयुक्त पंक्तियों के प्रसंग क्या है दोस्तों? प्रसंग पूछा है दोस्तों इसमें। तो यहाँ चमन राय ने पृथ्वीराज को हाथियों की उत्पत्ति के विषय में बताया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि संभरी नदी कवि चंद कहीं सूर गैंद इम भूमि रहिया, पंक्ति में सूर गैंद कौन है? तो दोस्तों इसमें सूर गैंद देवताओं के वाहन हाथी हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वीराज रासो की मुख्य विशेषताएं हैं, तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखेंगे कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम प्रबंधात्मक काव्य कहा जाता है, ये भी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो की भाषा बेठिकाने है, उसमें व्याकरणिक आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, ये भी सही है। और पृथ्वीराज रासो मूल रूप से वीर रस काव्य कृति हैं, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और फिर रासों में छंद संगठन काव्योचित नहीं है, ये ऑप्शन विशेषता मतलब नहीं है पृथ्वीराज रासो की। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155, निम्न में से कौन से कथन रेवा तट के संदर्भ में है? तो इसमें दोस्तों रेवा तट के सर्ग का अधिक अंश युद्ध का वर्णन है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। और रेवा तट में पृथ्वीराज रेवा तट पर चमन राय के आग्रह पर हाथियों का शिकार करने आते हैं, इसमें 3 और 4 विकल्प सही है दोस्तों, तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156, अपनी दो उन घोर जयो धाई मिले कर घाट, पंक्ति में कर घाट के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका दोनों ओर युद्ध क्षेत्र में आमने सामने आ गई, और फिर इसमें एक हो जाएगा दोस्तों कि दोनों ओर किसनाई नदी के दोनों घाट के आमने सामने आ गई, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों। बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। अगले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 157, एक ताप पहुपंग को अरु रवनिक
जुथान। पंक्ति में पहुपंग कौन है? तो पंक्ति में पहुपंग दोस्तों हैं आपके जयचंद। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, आईना कबारी और संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेवा तट के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं पात्रों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों दिघतपा ऋषि, रोमपाद द्वारा हाथियों को पकड़ना, पाल काव्य ऋषि द्वारा हाथियों की चिकित्सा, चंद पुंडीर के दूत का आना। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे क्वेश्चन, रेवा तट के अनुसार निम्नलिखित पात्रों घटनाओं का काल क्रमानुसार सही है। गोरी का चिनाब नदी पार करना, सोलंकी माधव राय का मरना और पतंग जयसिंह और फिर सारंगदेव। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161। यहाँ दोस्तों अब आ गया, जैसा कि रोज़ हम लोग करते हैं क्वेश्चन को जो तर्क वाले होते हैं, स्थापना एवं तर्क वाले, कि एक बार जो ऑप्शन है इसमें दरअसल प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन नहीं दिया है, एक बार ऑप्शन दे दिया है जो कूट में कि ए और आर दोनों सही है, ए सही है आर गलत है, और फिर ए गलत है आर सही है, और फिर आगे दे दिया है कि ए और आर दोनों गलत है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं रोज़ की तरह कि उसके आगे क्वेश्चन के आगे लिख देते हैं पेंसिल से कि कौन सा कूट सही है। तो दोस्तों एक बार ध्यान से देख लीजिए कूट, या हो सके तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो आप भी लोग नोट करते रहिएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, एक बार अच्छे से देख लीजिए, ऑप्शन हो सके तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आप लोग भी आंसर देते रहिएगा। चलिए देखते हैं, दिया है क्वेश्चन की स्थापना में दिया है कि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। तो कुछ प्रमाणिक तर्क दे रहा है कि रासो के ऐतिहासिक कल्पनात्मक विषयों, विसंगतियों तथा इसकी भाषा के कारण इसे अप्रमाणिक माना गया है। तो दोस्तों ये दोनों कथन सही है और इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ ए लिख देंगे कि दोनों सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को भाषा के आधार पर अप्रमाणिक रचना माना है और इसका तर्क दिया गया है कि शुक्ल के अनुसार रासो की भाषा अनुचित है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये भी दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्थापना दिया है कि कर्नल टाड पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं और तर्क दिया है कि कर्नल टाड के अनुसार रासो में दी गई प्रत्येक घटना अपने आप में ऐतिहासिक यथार्थता रखती है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ये सही है, पर इसका तर्क सही नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, स्थापना में देख लेंगे, पृथ्वीराज रासो विरागात्मक काव्य होते हुए भी श्रृंगार रस को अपने सहायक रूप में समाविष्ट किए हुए हैं और इसका तर्क है दोस्तों कि शशि वृता समय, पद्मावती समय और संयोगिता स्वयंवर आदि सर्ग रासों में श्रृंगार की पुष्टि करते हैं। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका ए और आर दोनों गलत हैं दोस्तों यहाँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। और फिर अगला देखेंगे, स्थापना देखेंगे। स्थापना में हो जाएगा कि रासों में युद्ध स्थलों, युद्ध के लिए सुसज्जित सेनादि का अभूतपूर्व वर्णन किया गया है और फिर इसमें तर्क दिया गया है कि रासों में केवल पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गोरी के मध्य संघर्ष का वर्णन है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका ये तो सही है, पर इसका जो तर्क दिया है वो गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि पृथ्वीराज रासों में मात्र वीर रस का ही अद्भुत संयोजन है और तर्क दिया है, हालांकि दोस्तों ये पढ़ने से ही गलत लग रहा है। और फिर आगे दिया है तर्क इसका कि पृथ्वीराज रासों में नायिकाओं, उसकी सखियों आदि के रूप में चित्रण, पृथ्वीराज प्रेम वर्णन, इन स्थलों पर श्रृंगार रस की अनुपम छटा देखने को मिलती है। ये ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हो जाएगा 166 का ऑप्शन नंबर सी। एक बार और देखते हैं दोस्तों, 167 चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के प्रधान सेनापति थे, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। और फिर दिया है चंद्रबरदाई युद्धों के मैदान में नगाड़े बजाते थे, ये ऑप्शन सही है दोस्तों। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
स्थापना कविचंद बरदई बहुभाषित विज्ञ और व्याकरणिक विद्य होने के साथ साथ ज्योतिष विद्या के भी महान विद्यमान थे। ये गलत है दोस्तों। और इसका तर्क दिया है कि रासो ने एक सर्ग के रेवा तट में अपने एक छंद में अपनी ज्योतिष विद्या का परिचय दिया है। तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए गलत और आर सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कविचंद बरदई ने स्वयं को षट भाषा ज्ञाता बताया है। ये ऑप्शन सही है दोस्तों। और फिर इसका जो तर्क दिया गया है कि कविचंद बरदई ने इस बारे में स्वयं बताया भी है कि संस्कृत प्रकृतम च अभ्रंश पिशाचिका मागधी सूर सैनिश्च षट भाषा च जयते। ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। अगला देखेंगे, स्थापना में दिया गया है कि पृथ्वीराज रासों में 69 समय है दोस्तों, समय सर्ग है। ये भी ऑप्शन सही है। और फिर दिया है रेवा तट पृथ्वीराज रासों का 27वां सर्ग है। तो दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर ये है। अब की बार इधर लिख लेते हैं, ये भी सही होगा। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि रेवा तट सर्ग में रेवा से तात्पर्य नर्मदा नदी से है। और फिर अगला दिया है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। हालांकि इसका तर्क देख लेते हैं। रेवा अर्थात रीवा राज्य बुंदेलखंड में जहाँ विंध्य श्रेणी से नर्मदा नदी का उद्भव हुआ है। ये सही है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए गलत आर सही। अगला देखते हैं, स्थापना देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान चामन राय का अनुरोध स्वीकार कर रेवा तट पर आखेट नहीं करने जाते। और फिर दिया है दोस्तों, ये तो गलत है हालांकि। और फिर दिया है अगला कि क्योंकि ऐसा अनुमान था कि शहाबुद्दीन गोरी घेरा डाले हुए। ये भी ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और डी, ए और आर दोनों कथन गलत हैं और तर्क भी इसके साथ दोस्तों। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि रेवा तट के अनुसार राजा रोमपाद द्वारा हाथियों को पकड़कर चंपापुरी लाया गया जहाँ वे दुर्लभ हो चले गए। और फिर तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों। और फिर तर्क दिया है कि हाथी पालकाव्य ऋषि से बिछुड़ने के कारण दुर्लभ हो चले गए। तो ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों। तो ए है और उसका जो तर्क दिया है वो भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 174 दोस्तों। यहाँ दिया है कि शहाबुद्दीन गोरी ने चिनाब नदी आसानी से पार कर ली वहाँ जहाँ उसका मुकाबला चंद पुंडी से हुआ। और फिर आगे दिया है, तो ये दोस्तों ऑप्शन सही है। और इसका तर्क दिया है कि वस्तुतः चंद पुंडीर गोरी लाव लश्कर को लूटना चाहता था, वहाँ से उसे अधिक धन प्राप्ति की आकांक्षा थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ए भी सही है और उसका तर्क आर भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, शंभू के पैमचरू में हिंसा के दुष्परिणामों का वर्णन है। और फिर अगला दिया है कि पैमचरू की कथानुसार अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म स्वीकार कर लेती है। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन पहला ऑप्शन तो गलत है, लेकिन दूसरा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा दोस्तों, ए गलत आर सही। अगला देखते हैं दोस्तों, स्थापना सिद्धों और नाथों के जीवन का स्वाभाविक सारणियों अनुभूति और दशाओं में कोई संबंध नहीं है। ये भी सही है दोस्तों। और क्योंकि शुक्ल जी ने इसका अध्ययन केवल भाषा के विकास तथा सांप्रदायिक प्रवृत्ति और संस्कार परंपरा की दृष्टि से किया। तो ये भी दोस्तों सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा, ए भी सही है और उसका तर्क आर भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्थापना देख लेंगे इसका कि सिद्धों के काव्यों की विषय वस्तु में जाति पाति धार्मिक ब्रह्मांडम्बर बाह्य आडम्बर दोस्तों है और शास्त्रीय रूढ़ियों के प्रति विद्रोह के भाव प्रमुख है। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो कथन सत्य है। आगे तर्क देखते हैं, सिद्धों की काव्य वस्तु दृष्टिकूट शैली है। तो ये ऑप्शन इसका गलत है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, ये सही है लेकिन इसका तर्क गलत है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हो जाएगा, स्थापना दिया है कि 8वीं सदी के जैन कवि स्वयंभू की दो प्रमुख रचनाएं पैमचरू और हरिवंश पुराण हैं।
और फिर दिया है, ये ऑप्शन सही है दोस्तों। और आगे दिया है इसका तर्क, ये दोनों प्रबंध का भी है तथा इनमें रामकृष्ण को जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप चित्रित किया गया है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन दोनों सही है, ए और आर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थापना दिया है कि हरिवंश पुराण पुंसदत्त की प्रसिद्ध रचना है, और फिर ये दिया है कि यह ग्रंथ रामकथा यथार्थ के निकट है। दोनों ऑप्शन गलत है दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए गलत और उसका तर्क भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना मुनि जिन विजय ने की, और फिर इसका दिया है दोस्तों, ये सही है दोस्तों हालांकि, और इसका तर्क दिया है कि शालिभद्र सूरी ने इसे जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। ये कथन सही गलत है दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये सही है, और इसका तर्क जो निष्कर्ष दिया है तर्क तो वो गलत है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन कि सिद्धों की वाम मार्गी योग साधना में स्त्री भोग का पूर्ण निषेध है, और फिर आगे दे रहा है क्योंकि ये गलत है दोस्तों। और नाथ मत में स्त्री पुरुष के संभोग से प्राप्त महासुख की साधना, ये भी गलत है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 84 सिद्धों में कहाँ पर प्रथम सिद्ध कवि है, और फिर दे रहा है तर्क इसका कि राग रागिनियों में बंधे धर्म बायाडम्बरों के प्रति इनका स्वर सर्वाधिक उग्र है, तो यहाँ ये भी ऑप्शन गलत है दोस्तों दोनों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने वीरगाथा काल को चारण काल कहा है, और फिर अगला ऑप्शन दे रहा है कि इसका तर्क कि उनकी मान्यता है कि वीरगाथाओं के रचयिता चारण कहलाते हैं। दोनों ऑप्शन सही है यहाँ दोस्तों, और ए भी सही है और उसका तर्क आर भी सही है, तो यहाँ ए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि सिद्धों की वाम मार्गी साधना में स्त्री प्रायः ऊंची जाति की होती थी, और इसका दिया है तर्क की स्त्री को डोमिनी भैरवी योगिनी कहा जाता था। तो दोस्तों इसमें ए गलत है, लेकिन इसका जो तर्क है वो सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। 184 का ऑप्शन नंबर सी। 185 देखेंगे। 185 दिया है कि भरतेश्वर बाहुबली रास 205 छंदों का खंड काव्य है, और इसका तर्क दे रहा है कि यह काव्य ग्रंथ वीर एवं श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो उसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखेंगे स्थापना। संधा भाषा का प्रयोग प्रायः चर या पदों में किया गया है, और इसका तर्क दिया है दोस्तों कि इस भाषा का प्रयोग रहस्यवादी भावनाओं के अभिव्यक्ति में होता था, जिसके अर्थ सांकेतिक होते थे। तो दोस्तों यहाँ भी ये दोनों ऑप्शन सही है, और इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, ए और उसका तर्क भी सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन सरोज व्रज और सोरोरूपाद के नामक से प्रसिद्ध सरहप्पा को प्रथम सिद्ध कवि माना जाता है, और इसका तर्क दे रहा है कि चूँकि ये सही है स्थापना, देखिए तर्क क्या हो रहा है। सरहप्पा के काव्य रहस्यानुभूति विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त हुई है, तो ये गलत है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ये सही है लेकिन तर्क उसका गलत है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 187 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 189। चूँकि दोस्तों आज क्लास थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि लगभग 250 क्वेश्चन है, हालांकि जल्दी भी ही कोशिश कर रहे हैं कि समाप्त किया जाए, क्योंकि क्लासेज जब लंबी हो जाती है तो थोड़ी बोरिंग लगने लगती है दोस्तों। और क्या है दोस्तों, अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, तो उसके अनुसार तो करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन 188। स्थापना यह है कि सिद्धों की वाम मार्गी साधना में स्त्री पुरुष का संभोग प्रमुख है, ये सही है दोस्तों, और इसका तर्क दिया है क्योंकि इनका साध्य महासुखवाद अर्थात संभोग की चरम परिणति है, ये भी दोस्तों सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ये और उसका तर्क आर भी सही है। अगला देख लेंगे दोस्तों। अमीर खुसरो ने जन सामान्य की भाषा खड़ी बोली को अपनी हिंदी रचनाओं का माध्यम बनाया, और फिर इसका तर्क दिया है कि खुसरो के अनुसार अरबी की तरह हिंदी में मिलावट का ध्यान नहीं है। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन सही है, और यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 190। यहाँ स्थापना दिया है कि 13वीं शताब्दी तक खुसरो की खड़ी बोली में विदेशी भाषा के शब्द नहीं थे, परंतु उसके बाद स्वयं खुसरो ने फारसी और अरबी भाषा का प्रयोग किया।
और इसका आगे दे रहा है तर्क कि खुसरो-कालीन हिंदी खड़ी बोली में विदेशी शब्द बहुत ही कम थे और जो थे वे अपने मूल रूप में थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोनों सही है दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भी सही है और उसका जो तर्क है आर वो भी सही है। अगला देखते हैं, पहली शब्द संस्कृत में प्रहेलिका शब्द का भ्रंश या तद्भव रूप है और तर्क दिया है कि हिंदी में पहेली का परंपरा संस्कृत से आई है। तो दोनों ये सही है दोस्तों और ऑप्शन नंबर यहाँ ए यहाँ भी सही होगा। अगला देखते हैं कि स्थापना खुसरो की मुकरिया शकुने निस्बत आदि पहेलिया का ही रूप है और इसका तर्क दिया है कि खुसरो की मुकरिया शकुने तथा निस्बतों में उत्तर की आवश्यकता कम पड़ती है। तो यहाँ हो जाएगा, ये भी दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ भी ये सही हो जाएगा। चूँकि कल भी हम लोग देखे थे दोस्तों और आज भी देख रहे हैं कि अधिकतर ऑप्शन नंबर यही सही हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग अगर एग्ज़ाम में जब जाइएगा तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये सेट जो बना है ये उसी के कारण बन गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना विद्यापति की पदावली में केवल एक ही विषय नायिका का रूप सौंदर्य का वर्णन मिलता है और इसका तर्क है कि विद्यापति की पदावली अलग अलग समूहों में लिखी गई। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन, जो कि पहला तो सही लग रहा है दोस्तों इसका, और जो तर्क है अलग अलग समूहों में लिखी गई ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ये सही, लेकिन इसका तर्क आर गलत है। विद्यापति ने नायिका केंद्र में केवल रति क्रीड़ा का मार्मिक चित्रण किया है और तर्क दिया है कि विद्यापति को नायिका के रूप सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन करने में अत्यधिक सफलता नहीं मिली। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन गलत हैं और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, स्थापना विद्यापति ने पदावली में नायक नायिका के रूप में श्री कृष्ण राधा की कल्पना की और तर्क दे रहा है कि वस्तु विद्यापति का मानना था कि राधा जैसी अपूर्व सौंदर्य नायिका के लिए श्री कृष्ण जैसा कामदेव के समान तथा बलधीर नायक ही उचित हो सकता है। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन सही है और ऑप्शन नंबर यहाँ ये हो जाएगा आपका, ये भी सही है और उसका तर्क आर भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 196। विद्यापति ने अपनी पदावली में छंदों के मिश्रित रूप का भी प्रयोग किया है और इसका आगे दे रहा है दोस्तों कि उन्होंने एक मात्रिक छंद एक अर्धाली के बाद किसी अन्य मात्रिक छंद अर्धाली को रखकर नए छंदों का निर्माण किया। दोनों ऑप्शन यहाँ भी सही है दोस्तों और इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दोस्तों आगे आप सम्मिलित करने वाला तर्क वाला खत्म हो गया दोस्तों, यहाँ पे समाप्त हो गया क्वेश्चन। चलिए सम्मिलित वाला देख लेते हैं। एक तरफ सूची फर्स्ट है और सेकेंड है, चलिए मिलाते हैं इसको। पृथ्वी रासो चंद्रबरदाई हो जाएंगे दोस्तों, हमीर विजय जयानक हो जाएंगे, हमीर रासो महेश कवि हो जाएंगे और सुरजन चरित्र इसका हो जाएंगे कवि चंद्रशेखर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा दोस्तों, 197 का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, ये भी मिलान वाला है दोस्तों और दिया है कि पृथ्वीराज रासो विषय पक्ष विपक्ष को सम्मिलित कीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। पूर्णतः अप्रमाणिक डॉक्टर रामकुमार वर्मा, पूर्णतः प्रमाणिक श्याम सुंदर दास और फिर मात्र फुटकल रचना नरोत्तम स्वामी और फिर डी जो है चंद्र प्रमाणिक रासोपर्याय डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रासों में दिए गए इन छंदों का मिलान करना है और उनके उचित लक्षण में से कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 199 पहला दिया है छंद छप्पे और लक्षण मिलान करना है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा आपका, इसके 4 चरण रोला के जो ये 4 नंबर दिया है दोस्तों, ये हो जाएगा कि इसके 4 चरण रोला के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। अगला देखेंगे दोस्तों अरील के बारे में, तो इसमें 5 नंबर हो जाएगा दोस्तों अरील के बारे में कि इसके प्रत्येक चरण में 16-17 मात्राएँ होती हैं तथा जगड़ 151 का प्रतिबंध होता है। अगला देख लेंगे इसमें दोस्तों गाथा, तो गाथा इस छंद के जो पहला नंबर आता है इस छंद के प्रथम और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएँ तथा दूसरे में 18 मात्राएँ और चौथे में 15 मात्राएँ होती है। और अगला दोस्तों जो है जो साटक, तो इसलिए हो जाएगा 3 नंबर इस छंद के प्रत्येक चरण में मगड़ सगड़ जगड़ सगड़ 2 तगड़ तथा 1 गुरु का क्रम होता है। अतः प्रत्येक चरण में 19-19 मात्राएँ होती है। 12वें
व 7वें वर्ण पर यति होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे 200 नंबर क्वेश्चन। दिए गए कथनों को उनसे संबंधित विद्वानों से मिलान कीजिए। और दोस्तों यहाँ देखते हैं, फिर सूची दिया है और सेकेंड सूची दिया है। तो रासों को काल, रचना व भाषा के आधार पर अप्रमाणिक नहीं कहा जा सकता। तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा। और फिर पृथ्वीराज रासो 11वीं शताब्दी के भारतवर्ष का पूर्ण चित्र है, ये हो जाएंगे गर्भदत्तासी। कविचंद की यह कृति तत्कालीन समय का सार्वभौमिक इतिहास है, तो ये हो जाएंगे कर्नल टाड। और फिर पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, तो ये हो जाएगा आपका हीराचंद ओझा। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 200। धन्यवाद दोस्तों, 200 क्वेश्चन कंप्लीट तो हो गए। आज आप लोग भी देर से साथ लगे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन 201। और दी गई पंक्तियों का रेवा तट समय के अनुसार उनके वक्ता से मिलान कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, रेवा तट जो मन करो वन अप गज झुंड, तो ये हो जाएंगे चमन राय दोस्तों। अगला दिया है कि अगदेश पूरब मंदी बनमंड गब्बर उज्जल जल दल कमल विपुल लोहिताक्ष सरंबर, तो ये हो जाएगा चंद कवि के। और मैं दविन वैदेश भरी जदल पारी, ये हो जाएगा दोस्तों पज्जुन राव के। और तो नंदन सोमेश को फिरी बंधु सुल्तान, तो ये हो जाएंगे पृथ्वीराज रासो। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपके ये सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे आप दोस्तों, यही है गद्यांश वाला और इससे संबंधित जो 5 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद संबंधित क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। राहुल जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का एक विकसित रूप माना है। इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। उनका मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। इस मंतव्य का समर्थन कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से हो जाता है। नाथपंथी रचनाओं के अनेक विशेषताएं संत काव्य में यथावत विद्यमान है। आगे देखते हैं दोस्तों कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधू मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। उनके इस कथन का अर्थ यह नहीं कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही है। उन्होंने तो नाम ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसका आशय है इतना ही कि इन दोनों मार्गों को एक ही नाम से पुकारा जाता था। और उनका कारण यह था कि मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ सिद्धों ने गिने जाते थे। यह प्रसिद्ध है, मत्स्येंद्रनाथ नारी सहचर्य के आचार में जा फंसे थे और जिससे उनके शिष्य गोरखनाथ ने उद्धार किया था। वस्तुतः इस लोकचार्य के मूल में ही सिद्धमत का नाथमत का अंतर छिपा हुआ है। सिद्धगण नारी भोग में विलास करते थे, किंतु नाथपंथी उसके विरोधी थे। गोरखनाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे, उन्होंने पश्चात मत्स्येंद्रनाथ हुए। आगे देखते हैं दोस्तों, चूँकि लंबा ये गद्यांश दिया हुआ है। जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया। राहुल शंकरत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी में माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 9वीं सदी का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें 13वीं सदी का बताते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थयाल इन्हें 11वीं सदी का मानते हैं तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा शुक्ल जी के मत से सहमत हैं। गोरखनाथ के हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों में श्री सामंत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्रमा। इन दोनों में योग को हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने 6 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य की समाधि लगाता था और वह ब्रह्मा का साक्षात्कार करता था। दोस्तों, चूँकि
गद लंबा दे देता है तो बच्चे चाहे हम लोग ही दोस्तों, बच्चे क्या जैसे हम लोग लंबा देख के और उब के छोड़ देते हैं, पर दोस्तों अगर ध्यानपूर्वक पढ़ लेकर देखो तो क्वेश्चन करना बहुत आसान आ जाता है। और हमें लगता है कि गद्यांश का जो क्वेश्चन होता है ये सबसे आसान होता है। सामने दिया होता है सीधे सीधे आंसर, बस उसमें से देख के एक बार पढ़ ले तो आसानी से आंसर दिया जा सकता है। अब क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों कि नाथ पंथ में ही भक्ति काल से सम्मत का विकास हुआ, क्योंकि इसका ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि नाथपंथी रचनाओं की विशेषता संत काव्य में विद्यमान है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसमें गोरखनाथ सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाते थे, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है दोस्तों। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों दिया है, तो इसमें सिद्ध नारी भोग में विश्वास नहीं रखते थे, ये ऑप्शन इसके गलत है दोस्तों। अगला देखेंगे गद्यांश के अनुसार हठ योग क्या है, तो इसमें दोस्तों सूर्य और चंद्रमा है दोस्तों। देख लेंगे जैसे यहाँ दिया था कि गोरखनाथ ने हठ योग को उपदेश दिया, हठ योग के शीर्ष सामंत में के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्रमा, वही चीज़ यहाँ पे दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे साधक को ब्रह्मा का साक्षात्कार किस प्रकार होता है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाकर, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब लिखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ विगत वर्षों के प्रश्न देख लिया जाए कि कैसा क्वेश्चन आते हैं, और जो हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन लगा रहे हैं वो मतलब क्वेश्चन का आधार क्या है, क्वेश्चन एग्ज़ाम के लेवल का है या नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, विगत वर्षों को जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो उससे चीज़ें साफ़ हो जाएगी कि हाँ कैसी तैयारी है और अभी कितना करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं विगत वर्षों का क्वेश्चन। 2018 दिसंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः हुए साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है, यह विचार किसका है। तो दोस्तों यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। देखते हैं दोस्तों इसमें पंडित सल सत बखाड़ी, ये सरहप्पा का है। 9 लाख पात्री आगे नाचे, ये है दोस्तों आपका गोरखनाथ का। और फिर दिया है कि 12 बरिस ले कुकुर जो ये जगनिक का है। और फिर बजिए घोर निशान राम चौहान चौहदीस, ये हो जाएगा आपका चंद्रबरताई का। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएँ आती है जो, इसमें दिया है दोस्तों नगर बाहिरे डोरी तोहरी कुड़ी छाए, ये हो जाएगा दोस्तों खुसरो का। काला तरवर पंच बिड़ाल, ये हो जाएगा आपका कहाँप्पा का। और फिर कड़ुआ बोल न बोलसी नारी सरहप्पा का हो जाएगा ये। और मोजरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, ये हो जाएगा नरपति नाल का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही हो जाएगा दोस्तों इसमें। और देखिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ के जा रहे हैं कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएँ आती है जो, तो यहाँ पे दोस्तों तत्कालीन लोक भाषा की हिंदी में लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों एक क्षमा चाहते हैं दोस्तों क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन गलत हम लोग लगा दिए हैं, इसका फिर से देख लेंगे। यहाँ नगरी बाहिर डोबी तोहरी कुड़िया छाई, ये हो जाएगा दोस्तों कहाँप्पा का। काला करवर पंच बिड़ाल, ये है लुइपा का। और कड़ुआ बोल न बोलसी नारी, ये है आपका नरपति नाल का। और मोरा जुबना नवेलरा भयो गुलाल, ये है आपका खुसरो का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा दोस्तों। अगला देख लेते हैं घोर अंधारे चंदमणि जिमि उजो करे परम महासुख एकहु करे दुरी अहशेष हरे, उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किससे है। और यहाँ 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों कि महासुख का तत्सम रूप है। और फिर दिया है कि महासुख ब्रजयानियों का परिभाषिक शब्द है। और अगला है कि प्रज्ञा और योग से महासुख की दिशा संभव है।
और फिर दिया है कि महासुख निवारण प्राप्ति से बाधक है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महासुख निवारण प्राप्ति में बाधक है, ये गलत है दोस्तों। अगला देखेंगे, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी काव्य कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो दोस्तों ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों सामंतों स्वारों सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है कीर्तिलता में, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सुमिलित करने वाला है दोस्तों यहाँ पे, तो इसको देख लेते हैं। विजय सेन सूरी का हो जाएगा, रेवंत गिरी रास हो जाएगा, और नरपति नाल का विशलदेव रास हो जाएंगे। शालिभद्र सूरी के भरतेश्वर बाहुबली रास हो जाएंगे, और आशुगु के चंदबाला रास हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। तो दोस्तों सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग का है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बैठाना है दोस्तों। तो यहाँ पे उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर कोलमाला तथा राउरवेल दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ भी सही हो जाएगा दोस्तों। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है दोस्तों? तो दोस्तों पुरुष परीक्षा आपकी विद्यापति की रचना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, 12 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा प्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो इसमें मोहनलाल विष्णुलाल पांडे है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मोरा जमुना नवेल रा भयो गुलाल कैसी घर दीनी बकस गोरी माल। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका उक्त पंक्तियाँ के रचयिता है तो अमूर खुसरो है दोस्तों इस पंक्ति के रचयिता। राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखक काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कीर्तिलता भूप परिक्रमा पुरुष परीक्षा और कीर्ति पताका, तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों यहाँ पे। अगले देखेंगे, आगम वे अपुराणे पंडिय मान बहंती पक श्रीफल अली अजीम बाहरीति ब्रह्मयंती, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है दोस्तों? तो ये काव्य पंक्तियाँ दोस्तों काप्पा की है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों यहाँ पे शंभु पंचदत्त अहमद और हेमचंद, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे, सम्मिलित करने वाला है, तो इसमें दोस्तों चंदा का हो जाएगा चंदायन, और नागमती का हो जाएगा पद्मावत, राजमती का हो जाएगा विशलदेव रासो, और मारवाड़ी का हो जाएगा ढोला मारू रादुल्ला। तो इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा हम लोग का। अगला देखते हैं, डिंगल कवियों की वीर गाथाएँ निर्गुणीय संतों की बाणियाँ कृष्ण भक्त या रगानुमा भक्ति काल के साधकों के पद राम भक्त या बैंधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य में ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है दोस्तों। अगला देखते हैं, दोहा मूल किस भाषा का छंद है दोस्तों? दोहा मूल रूप से अपभ्रंश भाषा का छंद है। अगला देखें, संदेश छड़ऊ सविथरऊ हाउ कहाड़ा अस्मत भड़ पिय इकती बिल एडई बेवी समाता हत, उपयुक्त दोहा किसका है दोस्तों? तो ये है अब्दुल रहमान का। अगर देखेंगे, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है दोस्तों। तो इसमें दोहा को श्रावक चार संदेश राशक और कीर्तिलता दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है। अगला देख लेंगे, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचना के साथ सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा कुमारपाल प्रतिरोध का सो प्रभ सूरी, और प्रबंध चिंतामणि का हो जाएगा जैनाचार्य मेरुतुंग, और फिर कुमारपाल चरित का हो जाएगा हेमचंद, और हमिल रासो का हो जाएगा सारंगधर। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा दोस्तों। बालचंद बिजावई भाषा दूह नहीं लगई दुजन हासा, ये पंक्तियाँ किसकी है दोस्तों? तो ये पंक्तियाँ हो जाएगी आपकी विद्यापति के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुक और सुकी के द्वारा किया गया है?
तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन पृथ्वीराज रासो के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घाता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है? घाता शब्द का व्यवहार मूलतः छेदन के अर्थ में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करने वाला है दोस्तों, इसको आराम से देखेंगे। इसका हो जाएगा दोस्तों रठौड़ा ऋख्यात, हो जाएगा दयाल दास हो जाएंगे, और विराट पुराण का हो जाएगा, विराट पुराण का दोस्तों हो जाएगा इसमें गोरखनाथ हो जाएंगे, और पुंस दत्त का हो जाएंगे उत्तर पुराण, और जिन दत्त सूरी का हो जाएगा उपदेश सायन रास। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे 2015 से कुछ क्वेश्चन है, महापंडित राहु शंकरत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो दोस्तों राहु शंकरत्यायन ने इसमें सरपाद को पहला कवि माना है। अगला देखेंगे संदेश दई सवित रो पई मई काड़ू न जाई जे कलंगा गोली मुंदई डऊ सो बहाडी समाई। और पूछा है कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? 3 पंक्तियों के रचनाकार है मिश्र बंधु। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की प्रकाश वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा श्रावक भक्तेश्वर बाहुबली रास, चंद्रबाला रास और रेवंतगिरी रास। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जय ये सुमेलित वाला है, तो जय जस चंद्रिका का मधुकर कवि हो जाएंगे, पृथ्वीराज रासों के चंद्रबरदाई हो जाएंगे, श्रावक चार के देवसेन हो जाएंगे, और नेमिनाथ रास के सुमति गढ़ी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे, पंडित सल सत बखाड़ी देही बुद्ध बसंत नजारी इस पंक्ति के रचनाकार है। तो इस पंक्ति के रचनाकार है दोस्तों सरहप्पा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, आचार्य शुक्ल का यह कथन में किस कवि के संबंध में है? तो दोस्तों ये हो जाएगा विद्यापति के संबंध में। अगला क्वेश्चन देखेगा, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर वर्णनात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका विशलदेव रासो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे, पुंस दत्त की प्रबंध रचना है। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा राय कुमार चरु, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। ब्रह्मांडे ही हड़ म जानत ही भेव एवई पढ़ी ए चऊ बेव मठ पाणी कुश ल पठत घर ही बसई अग्नि हुड़ंत। और पूछा है दोस्तों कि उपरोक्त आप पंक्तियाँ किस कवि की है? तो दोस्तों ये सरहप्पा की है। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरुपति भेल। तो पूछा है दोस्तों यहाँ पे इन कवि पंक्तियों का रचयिता है, तो इसके विद्यापति हैं। अगला है कि खंड भाषा पुराणम च कुरानम कथित मया, भाषा के शब्द संबंध में यह पंक्ति किस कवि का है? तो ये पंक्ति दोस्तों जगनिक का है। अगला दिया है कि कुवलमाला के रचनाकार है दोस्तों, तो इनके रचनाकार है उद्यतन सूरी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका हेमचंद, ये 11वीं सदी के थे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा आपका व्याकरण। और फिर विशलदेव रासो के रचनाकार हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके नरपतिनाल। दोस्तों आज हम लोग लगभग 1 घंटे 40 मिनट होने वाला है। आज हम लोग 243 क्वेश्चन किया, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, इतने कम समय में इतना क्वेश्चन करना। और आशा करेंगे कि ये जो हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व किए, ये हम लोग के लिए पेपर में बहुत लाभकारी हो, सिद्ध हो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास अब यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों फिर एक बार आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों आप लोग ऐसे रेगुलर बने रहिए हमारे साथ, और आगे हम लोग क्रमवाइज जैसे ही प्रत्येक यूनिट से 200, 250, 150, 100 क्वेश्चन कम से कम 100 तो करेंगे ही एक यूनिट से एक टॉपिक पे। और दोस्तों ऐसे ही आगे हम लोग लगभग
हिंदी के अन्य गद्य विधाएँ तक समाप्त करेंगे यूनिट वाइज। और दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिए ताकि वो भी लोग इसको देखें, बढ़ें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और रही बात दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, फिर धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।